नैन्सी ने अपने पैर की हाई हील्स को उस आदमी की छाती में गड़ाते हुए कहा, मुझे बताओ, बॉम्ब्स को कहाँ कहाँ लगाया गया है? मुझे अब कोई ना नहीं सुननी है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, वह काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी, वहीं खून से लथपथ उस आदमी को हालत उसके पैर के देखते ही और भी ज्यादा बुरी हो गई थी। उसका शरीर चोटों और घावों से भरा हुआ था और उसके हाई हील्स से उसे ऐसा लगा मानो अभी उसकी जान ही पूरी तरीके से निकल जाएगी। वह दर्द से बुरी तरीके से तड़पते हुए बोला, प्लीज़, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़, हमें नहीं पता। वहीं यह देखकर नैन्सी को उस आदमी की हालत पर कोई भी तरस नहीं आया था, बल्कि यह सुनकर नैन्सी का पारा अचानक से हाई हो गया था और उस गुस्से से उसने अपने पैर को उसके गले पर रखते हुए उसे दोबारा दबाना शुरू कर दिया था। वह आदमी तड़पने लगा, उसकी आंखें फैलने लगी थी जैसे उसकी आंखें अभी ही जान बाहर निकल जाएगी और वह मर पाता कि तभी पूरी जान लगाकर बोला, मुझे पता है, मुझे पता है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, मुझे पता है, मुझे पता है। जिस पर नैन्सी ने अपने पैर को हटा दिया, वैसे हुए आदमी अपने पेट के बल लेट गया और जोर जोर से खांसने लगा, जिस पर तान्या उसकी तरफ बेचारगी से देखने लगी थी। वहीं बगल में खड़े हुए रोहन ने धीरे से उसकी तरफ बिना देखे मुंह से कहा, मुंह तो ऐसे बना रही है जैसे किसी कितना तरस आ रहा हो, लेकिन शायद तुम खुद की क्रुअलिटी भूल गई हो। अभी के मिशन पर उस बंदी की एक एक चीज तक तुमने काट दी थी, कान, नाक, जीभ, यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट भी। उसकी यह कहने पर तान्या ने गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अबे झिंगुर, मुंह मत चला अपना, वरना अभी यहीं खड़े खड़े तुम्हारा मुंह भी काट दूंगी, समझी? जिस पर रोहन आंखें फाड़कर उसे देखने लगा था और जल्दी से एक कदम उससे दूर होते हुए बोला, साइको कहीं की। वह जानता था कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और तान्या एक ऐसी थी जिसे लोगों को टॉर्चर करने बहुत मजा आता था। वहीं उस आदमी ने कहा, बॉम्ब्स, बॉम्ब्स हर जगह पर रखे हुए हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक जगह पर, कोई भी छोटी से छोटी जगह पर भी यह बहुत पहले से ही प्लान था, जिस वजह से हर जगह पर बॉम्ब्स थे। वो भी किसी की छोटी चीज़ को भी छोड़ना नहीं चाहते थे, जिस वजह से नैन्सी ने उसे घूरते कहा, बॉम्ब्स जहाँ भी हो तुम्हें उन्हें जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि यह सारे बॉम्ब्स तुमने ही बनाए हैं ना, तो तुम ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यह कहते हुए उसने रोहन की तरफ देखा और उस आदमी को पकड़कर उसे साथ ले चलने का इशारा किया, लेकिन नैन्सी की बात सुनकर उस आदमी का चेहरा के रंग उड़ गए थे, उसके बातें पर पसीने की बूंदें झलक आई थी और वह घबराकर इधर उधर देखने लगी, जिस पर नैन्सी की नज़रों में संदेह का भाव आते ही उसकी आंखें संकीर्ण हो गई थी। वह उस आदमी की ओर एक पैनी नज़र से देखने लगी, मानो उसकी हर एक हरकत को भाप रही हो। इतने में तान्या ने तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए घूरते हुए कहा, अबे साफ साफ बोल, तू क्या छुपा रहा है? जिस पर आदमी ने कांपती हुई आवाज़ में हकलाते हुए जवाब दिया, वो तो बात ऐसी है, आप जो सोच रही हैं ना, वो तो नामुमकिन ही नहीं है। ये बॉम्ब्स ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं कि इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी ने अगर इन्हें छूने की भी कोशिश की तो वहीं पर ब्लास्ट हो जाएंगे। इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है और रात के 12 बजे ये सारे एक साथ ब्लास्ट होंगे। रोकने का कोई भी तरीका है ही नहीं। है तो इस प्लान का एक हिस्सा था, ताकि कोई भी इन्हें समय रहते रोक ही ना सके और आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन बजाने का एक छोटा सा भी मौका ना बचे। उसके जवाब ने वहां खड़े सभी के चेहरे को चिंता की लहरें लहरें दौड़ा दी थी। रेंसी का चेहरा गंभीरता से भर गया था, उसकी बाहें कस गई थी और वह धीरे धीरे अपनी अंगुली को अपने माथे पर रगड़ने लगी थी। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलक रही थी। वह एक पल के लिए गहरी सांस लेकर सोचने लगी, मानो कोई निर्णय कर रही हो। वैसे रोहन की नाराजगी नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उसने उस आदमी को एक जोर से लात मारते हुए गुस्से के साथ कहा, तो साले, तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए था ना कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, लेकिन नहीं, सब कुछ उल्टा कर दिया। जिस पर तान्या ने तुरंत रोहन का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकते हुए कहा, अपना मुंह चलाने से अच्छा है अपना दिमाग चलाओ, जो कि तुम्हारे अंदर है तो नहीं, फिर भी कोशिश करो। जिस पर रोहन ने गुस्से से तान्या को कुछ बोलने वाला था कि नैन्सी बोलने की बजाय तेजी से कमरे से बाहर जाने लगी, जिस वजह से सभी लोग उसे ही देखने लगे थे। उसका चेहरा भावसून लेकिन दृढ़ता से भरा हुआ था। रोहन उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए चला है, अरे बॉस सुनो तो सही, करना क्या है ये तो बता दीजिए। जिस पर नैन्सी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और दरवाजे से पार होते हुए चली गई। उसे बाहर जाते देखकर तान्या भी तेजी से उसके पीछे पीछे जाने के लिए मुड़ी। रोहन ने उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा, छिपकली, अरे कम से कम तू तो बताकर जा कि इसका क्या करना है। जिस पर तान्या ने मुस्कुराते उसकी
ओर एक चंचल सी नजर डाली और बोली, अबे झिंगुर, तू वही करना जो तेरा बस सबसे पसंदीदा काम है। हाँ, वैसे तो लड़कियों के साथ करता है ना, आज लड़कों के काम काम चला ले। रोमांस कर बेटा, रोमांस, प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर। क्या पता आज तेरा लास्ट डे हो। इतना कहकर तान्या ने आंख मारते हुए हंसी से लोटपोट होकर वहां से दौड़ लगा दी। वहीं उसकी बात सुनकर रोहन गुस्से से भर गया था। वहीं उस आदमी आंखें फाड़ कर तान्या को देखने लगा था और जल्दी से खुद को छुपाने लगा था। वहीं यह देखकर अंशुमन अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वहीं जब रोहन की नजर उस आदमी पर पड़ी तो उसने अपनी अजीब नजरों से देख रहा था, तो उसने गुस्से से एक लात मारते हुए कहा, साले शकल देखी अपनी, बड़ा आया उल्टी सोच वाला। मैं गे नहीं हूँ समझा, ना ही मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। फिर वह वो गुस्से से तान्या को सोच कर बोला, छिपकली कहीं की, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही उन दोनों के जाने के बाद कमरे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया था और वह दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगे थे, जिस वजह से माहौल काफी ज्यादा अजीब हो गया। जिस पर रोहन ने अपना पैर पटका और जल्दी से वहां से उस आदमी का बांध दिया और फिर वह अंशुमन के साथ वहां से बाहर आ गया था। वही रोहन वापिस से अपने हाथों में एक कोक की बोतल को लिए हुए रेस्टोरेंट लॉन्च में बैठकर पीने लगा और अपनी आदत अनुसार वह वहां पर सफाई करने वाली लड़की को ही ताड़ने लगा था। जिस पर अंशुमन ने अपना सर नाम में हिला दिया और वह अपना फोन निकाल कर अपनी बीवी की फोटो देखने लगा था। उसे अपनी बीवी से मिलने की अब जैसे तलब हो रही थी। वहीं नैन्सी ने अपने ऑफिस में पहुंचकर घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त के शाम के 7 बज रहे थे, यानी कि अभी उसके पास 4 घंटों का टाइम था। तभी वहां पर तान्या पहुंच गई। नैन्सी ने उसे देखते हुए कहा, सभी को तैयार होने के लिए बोलो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। जिस पर तान्या ने हैरानी से कहा, बट बॉस, आपको लगता है ये पॉसिबल है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटी मोटी नहीं है, और फिर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर आखिरकार जाएंगे कहाँ? जिस पर नैन्सी ने कहा, मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया है, सब लोग कहाँ जाएंगे। और रही बात बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमने रात को ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि सच में यहाँ से निकलना ही होगा। इसीलिए जल्दी से आ जाओ, इमरजेंसी बटन दबाकर सबको इन्फॉर्म करो और सबको रेडी होने को बोलो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, गो राइट नाउ। जिस पर तान्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से वहाँ से निकल गई थी। वहीं उसके वहाँ से गए हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी नैन्सी के ऑफिस का दरवाजा एक जोरदार पंच के आवाज के साथ खुला और कनिष्क गुस्से से तमतमाता हुआ अंदर आया। नैन्सी को जैसे पहले ही अंदाया था कि वह पागलपन की हद तक गुस्से में होगा, इसीलिए उसने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने बस एक ठंडी निगाह उस पर डाली और फिर अपने काम में मसलूक हो गई। कनिष्क का गुस्सा चरम पर था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को नैन्सी की टेबल पर पटकते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर टेबल पर मारी। आखिर तुम अपनी औकात पर आ ही गई ना, शुरू कर दिया ना तुमने अपनी असली रंग दिखाना। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, तो अब तुम क्या कर रही हो? और क्या कर रही हो? मुझे क्या कर रही हो? मुझे बताओ कि कुछ, कि आखिर के यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम क्या करना चाहती हो? इसकी आवाज़ में उबाल था। नैन्सी ने एक भी शब्द नहीं कहा, उसकी इन तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी। वह इस समय किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, खासकर ऐसे व्यक्ति के साथ जो गुस्से में होश खो बैठा था। उसकी चुप्पी ने कनिष्क के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया था। उसने गुस्से से नैन्सी की कुर्सी को अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे इस नाटक से ना तंग आ गया हूँ, बार बार मेरी माँ का नाम लेकर। मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता? खेल खेलना बंद करो, वरना तुम जानते भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। नैन्सी एक पल के लिए उसे घूरती रही, फिर एक शांत और ठंडी आवाज बोली, हाँ बोलो, क्या जानना है तुम्हें? कनिष्क उसके इस शांत जवाब को और भी ज्यादा गुस्से से भर गया था। उसकी नसें जैसे तनी हुई थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, जैसे वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोलने ही वाला है। और फिर उसने अपने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, देखो, मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो और चुपचाप बताओ, आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? आखिरकार सबको कहाँ लेकर जा रही हो? जिस पर नैन्सी ने पहले तो उसे देखती रही, फिर ठंडी आवाज में कहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से बॉम्ब से घिरा हुआ है। 12 बजे तक का टाइम है हमारे पास, हमारे लोगों को बचाने के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए, वरना ये सारे बॉम्ब फट जाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो? सभी लोग मर जाएं यहाँ पर? वही यह सुनते ही कनिष्क को जैसे अचानक से झटका सा लगा और उसने हैरानी के साथ कहा, "What the? क्या कहा तुमने?" जिस पर नैन्सी ने अपनी शांत आवाज में कहा, वही जो तुमने सुना, यह जगह सेफ नहीं है। जिस पर कनिष्क उसे घूरते हुए बोला, तुम क्या मुझे पागल समझती हो, या मेरे माथे पर कहीं पर बेवकूफ लिखा नजर आ रहा है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं? वो भी ऐसी बेवकूफी भरी बात, ये तो इम्पॉसिबल है।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा सेफ है इसका तुम्हें अंदाज़ा भी है। यहाँ पर हमारी मर्जी के परिंदे भी पर नहीं मार सकते, और तुम ये बोल रही हो कि किसी ने यहाँ पर आकर इस ऑर्गेनाइजेशन उड़ाने का फैसला किया है और किसी को पता भी नहीं चला। और फिर वह हंसते हुए बोला, वाट इज जोक। जिस पर फिर सीरियस होकर आंखें चलाने लगी थी। यह गुस्से से उबलते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रही हो ना, जिससे तुम इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर खुद अकेले राज कर सको। लेकिन बता दूं, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी देगी है और मैं तुम्हारी ऐसी घटिया चालें बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। यह सुनकर नैन्सी ने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे कि वह पहले से ही जानती थी कि वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मुझे भी पता है ये सेफ है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब जब बहती नाव में छेद कर अंदर से ही कर दिया गया हो जाए ना, तो नाव को डूबना ही होता है। जिस पर कनिष्क ने चिढ़कर कहा, सही से बोलोगी। उसका सब्र अब जवाब देने लगा था। वह उसकी गोल गोल बातों से पक गया था। वहीं नैन्सी ने कहा, जब तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो तुम्हारा ये गुस्सा किस काम का है, समझ नहीं आता मुझे। लेकिन बता दो, ये काम तो हमारे अंदर के किसी खास इंसान ने किया है। सुबह वो शेखावत यहाँ का शेयर होल्डर, उसने साइनाइड खाकर जान ले ली है। अब समझदार हो तो भाग जाकर पता लगाओ, मेरा सर न खाओ। उसने यह कहा ही था कि तभी अचानक से दरवाजे से नताशा भी भागती हुई अंदर आई और उसने गुस्से के साथ कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम। वही कनिष्क, जो नैन्सी की बातें सुनकर सोच में गुम हो गया, तो वह सेंस में वापस आया। वही नैन्सी ने नताशा की आवाज़ सुनी तो अपने मन में कहा, लो, एक और पागल की ही कमी रह गई लग रही थी, तो दूसरे ने आकर पूरी कर दी। फिर उसने तंज भरे लहजे में नताशा को देखते हुए कहा, कबड्डी कबड्डी खेल रही हूँ, क्या तुम्हें खेलना है क्या। यह सुनकर नताशा ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मजाक करना बंद करो और साफ साफ बोलो, आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है। जिस पर नैन्सी ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा जवाब देते हुए कहा, मेरा मकसद है कि तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। सही में बहुत तेज चिल्लाते हो, क्योंकि मेरे कान तुम्हारी इस टर टर वाली आवाज़ से ना दर्द करने लगे हैं, इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। जिस पर कनिष्क ने गुस्से के साथ कहा, तुम साफ साफ जवाब दोगी या नहीं। जिस पर नैन्सी ने गुस्से के साथ कहा, सही सही सवाल का जवाब दे चुकी हूँ मैं, यहाँ पर बॉम्ब है, अब यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो ना मत करो। तुम्हारे पास जो होगा टाइम वेस्ट करने का समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे अपने लोगों की फिक्र है, इसलिए अब यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। उसकी आवाज़ बोलते बोलते गुस्से से कांपने लगी थी। वहीं यह सुनकर कनिष्क गुस्से से चिल्लाने वाला था कि नैन्सी ने गुस्से से चिल्लाते हुए, अब मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, अगर नहीं जाना तो तुम यही रुको, मैं ही चली जाती हूँ, लेकिन मेरा सर मत खाओ। यह कहते हुए वह गुस्से के साथ दोनों को घूरते हुए बाहर निकल गई। वहीं कनिष्क ने गुस्से से जाते देखा। वहीं नताशा ने गुस्से के साथ कहा, अब ये हद पार कर रही है भाई, इसका अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिस पर कनिष्क ने कहा, मुझे पता करके बताओ, क्या सुबह मिस्टर शेखावत ने अपनी जान दे दी थी क्या, तो क्या जल्दी पता करो। जिस पर यह सुनकर नताशा एक पल के लिए हैरान हुई, फिर उसने जल्दी से कहा, ओके भाई, अभी पता करके बताती हूँ। और वह वहाँ से जल्दी से पता करने के लिए चली गई थी। वहीं कनिष्क भी जल्दी से किसी को पता लगाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रोहन उस साफ सफाई करने वाली लड़की को घूरे जा रहा था। वह लड़की भी फील कर पा रही थी, वहाँ पर सफाई करने वाले भी ऐसे ऐसे नहीं थे, बल्कि वह भी ऑर्गेनाइजेशन में ही शामिल होते थे। और रोहन के घूरने से जहाँ लड़की पागल हो सकती थी, वहीं उस लड़की को उसकी नज़र इतनी बेकार लग रही थी कि वह उसका मुंह फोड़ देना चाहती थी। लेकिन वह सीनियर है, इसीलिए उसने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाई। जैसे वह गुस्से में खड़ी हुई और उसके हाथ में पानी और कपड़े को लिए हुए उसकी तरफ बढ़ी, मुस्कुराहट को अपने होठों पर लिए हुए आगे बढ़ी। वहीं उसे अपनी तरफ आते देखकर रोहन खुश हो गया और अब तक उसने अपनी कोक खत्म कर दी थी और साइड रखकर उस लड़की के पास आने का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करने लगा था, जैसे कि वह अभी ही उस लड़की को अपने पास बुलाना चाहता हो। रोहन उस लड़की को अपने पास आता देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वह सोचने लगा, वाह, ये लड़की तो मुझसे इम्प्रेस हो गई, अब देखो कैसे खुद चलकर मेरे पास आ रही है। लेकिन तभी उसकी खुशी अचानक से मातम में बदल गई थी, क्योंकि उस लड़की ने आगे बढ़कर वह पूरा का पूरा गंदा पानी रोहन के ऊपर गुस्से से डाल दिया था और फिर अपना सर झुकाते हुए बोली, सॉरी सीनियर, आप सही नहीं लग रहे थे।
इसीलिए ये करना पड़ा। गंदा पानी रोहन के ऊपर इस तरह गिरा कि वह पूरी तरीके से भीग गया था और अचानक से उसके भीगने के साथ ही उसके सारे बेहुदे ख्याल भी जैसे उसी गंदे पानी में बह गए थे। उसकी महंगी ब्रांडेड शर्ट और बाल पानी से लथपथ हो गए थे। पानी से उठती बदबू ने उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब कर दी थी। आसपास खड़े लोग इस नज़ारे को देखकर पहले तो शॉक हो गए थे, लेकिन फिर कुछ के चेहरों पर हंसी छूट पड़ी थी। वहीं पानी गिरने से रोहन काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर अपने पूरे पानी से भीगे हुए शरीर को देखने लगा था। अचानक से उसका गुस्सा चेहरा जैसे गुस्से से लाल हो गया था। वहीं उसे बगल में बैठा हुआ अंशुमन ने जब ये देखा तो वह अपनी जगह से अचानक से उछल पड़ा था और हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा था। वहीं रोहन की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर झेप, अपमान, गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह तुरंत चिल्लाते हुए बोला, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन फिर भी तुम मैं इतनी शरीफी से माफ़ी मांग रही हो। इस पर वह लड़की कुछ बोलती उसी वक्त तान्या ने भी वहां पर कदम रखा था और जब उसने यह देखा तो वह जोर जोर से ताली बजाते हुए बोली, वाह कमाल कर दिया तुमने कनक। वेल डन, आई प्राउड ऑफ यू। यह सुनकर कनक ने अपना सर झुकाकर कहा, थैंक यू सीनियर। जिस पर तान्या ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तुमने बहुत सही किया जूनियर सिस्टर। ऐसा ही करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। जिस पर रोहन ने गुस्से के साथ उबलते हुए खड़े होकर तान्या की तरफ उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखते हुए, तुम्हारी तो मैं, यह कहते हुए वह जल्दी से कनक की तरफ बढ़ा कि तान्या जल्दी से कनक के सामने आ गई और आंखें छोटी करते हुए बोली, हाँ क्या बोलो? जिस पर रोहन गुस्से से तान्या को देखते हुए बोला, चुपचाप से सामने से हट। छिपकली, तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ ना, तो फिर मेरे मुंह क्यों लग रही है? तो बीच में अपनी टांग अड़ाना बंद कर, समझी तुम? जिस पर तान्या ने गुस्से से कहा, ऐसे कैसे झिंगुर? गलती तेरी है, ठीक है? तो तू उस लड़की को गलत नहीं बोल सकता और ना ही उसे कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तुझे नहीं लगता कि तेरा कोई हक नहीं है उसे कुछ भी बोलने का? जिस पर रोहन ने भड़कते हुए कहा, लगता है तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस पर तान्या ने अपनी भौहें उचकाते हुए कहा, क्यों? क्या समझना चाहते हो? गुस्सा आ रहा है? तुम्हें मारने का मन कर रहा है? आओ। जिस पर रोहन का गुस्सा बढ़ गया था और उसने गुस्से के साथ तान्या को सामने से हटाना चाहा कि तान्या ने उसके हाथ को गुस्से के साथ झटक दिया और फिर अचानक से उसके पेट पर एक किक दे मारी। फाइटिंग पोजीशन में आते हुए बोली, हरकतें ही तुम पिटने वाली कर रहे हो और कहते हो ना कि बिलातों के भूत बातों से थोड़ी मानते हैं। गलती होकर भी अगर दिखाना है ना तो आओ, कम ऑन। जिस पर रोहन ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहा, यानी कि तुझे मुझसे लड़ाई करनी ही है ना? और फिर वह भी जल्दी से आगे बढ़ा और एक पंच तान्या को देना चाहा, लेकिन तान्या जल्दी से पीछे हट गई और अपने पैर से घुमाकर किक मारनी चाहिए, लेकिन रोहन भी कम खिलाड़ी नहीं था। उसने जल्दी से उसके किक को दूसरे हाथ से रोक दी और अपने पैर से उसके दूसरे पैर पर वार किया, जिस वजह से तान्या अचानक से दर्द से नीचे बैठ गई थी। यह देखकर रोहन खुश हो गया था, लेकिन तान्या ज़्यादा बेरुखी से ज़्यादा रुकी नहीं और उसने बैठे हुए पैर घुमाकर रोहन को मारा तो रोहन एक घुटने पर आ गया था। इसी का फायदा उठाते हुए तान्या ने एक पंच उसकी बाईं आंख पर दे मारा, जिस वजह से अचानक से रोहन की आंख लाल हो गई थी। वहीं तान्या उसे वापस से पंच मारने वाली थी कि रोहन ने जल्दी से उस पर पंच को रोका और जल्दी से वहां से साइड हो गया और तान्या के हाथ को मोड़ दिया और उसके पीछे होते हुए पीठ पर लगा दिया, जिस पर तान्या जल्दी से उसके हाथों से निकलने में कामयाब हो गई और वह दोनों खड़े हो गए। दोनों ही काफ़ी गुस्से में थे और दोनों एक दूसरे से फाइट किए हुए आगे बढ़े कि तभी नैन्सी की तेज आवाज़ गूंजी, रोहन, तान्या, स्टॉप इट। इस आवाज़ को सुनते ही तान्या और रोहन एक दूसरे को गुस्से से घूरते हुए अचानक से रुक गए थे और अपना सिर नीचे करके दोनों ही खड़े हो गए थे। वहीं यह देखकर नैन्सी भी गुस्से से भर गई थी और उसने गुस्से के साथ कहा, तुम लोग फिर से बच्चों की तरह लड़ने लगे। यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और तुम दोनों को आपस में लड़ रहे हो, सीरियसली?
जिस पर रोहन ने जल्दी से कहा, बॉस, गलती पूरी इस छिपकली की है, इसने फाइट शुरू की थी, मैंने नहीं। जिस पर तान्या ने गुस्से के साथ रोहन की तरफ देखा और फिर गुस्से के साथ घूरते हुए बोला, नहीं बॉस, ये झूंगर झूठ बोल रहा है, शुरू तो उसने ही किया था और वह दोनों ही वापस में लड़ने लगे। जिस पर नैन्सी ने चिल्लाकर कहा, चुप करो दोनों। जिस पर दोनों फिर से चुप हो गए और सर झुकाकर खड़े हो गए। हालांकि दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था और दोनों ही एक दूसरे का खून कर देना चाहते थे। वहीं नैन्सी ने कनक की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ था यहाँ पर? जिस पर कनक ने नैन्सी को सारी बातों को जल्दी से बता दिया था, जिससे रोहन का चेहरा अचानक से काला पड़ गया था। वहीं तान्या के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ रोहन को देखने लगी थी। वहीं सारी बातें सुनने के बाद नैन्सी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया था और उसने रोहन को गुस्से से देखा। उसका चेहरा अचानक से काफ़ी ज़्यादा पीला पड़ गया था। तान्या मुस्कुरा रही थी। यह देखकर नांसी ने दोनों की तरफ बारी बारी गुस्से के साथ देखते हुए कहा, तुम दोनों को बहुत शौक है ना फाइट करने का, ठीक है, आज रात 12 बजे के बाद दोनों के दोनों फाइट करते रहना। पूरी रात फाइट करेंगे और एक सेकंड भी रुके बिना लगातार फाइट करेंगे। उससे पहले कोई भी अगर थक कर रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई भी एक भी मिनट रुका तो उसे इससे भी बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये कहते उसने कनक की तरफ देखा और भी ज़्यादा सीरियस होकर बोली, और तुम इन दोनों पर पूरी रात नज़र रखोगी कि ये दोनों एक सेकंड के लिए भी ना रुकें। यह सुनकर कनक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं तान्या और रोहन हैरानी से नैन्सी की तरफ देखने लगे थे। तान्या ने जल्दी से परेशानी जताते हुए कहा, लेकिन बॉस, गलती तो इसमें सारी की सारी इसकी थी ना। फिर यही कनिक को अपनी हवस भरी नज़रों से घूर रहा था, फिर वह उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने डिफेंड किया था। जिस पर नैन्सी ने उसे घूरते हुए कहा, तो फिर तुम्हें नहीं लगता उसे मारने से पहले तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना कि तुम खुद ही फाइट करनी चाहिए थी। और जिस पर तान्या चुप हो गई और उसने गुस्से से अपना सर नीचे झुका लिया। उसे रोहन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से ही आज उसे यह पनिशमेंट मिल रही थी। वहीं नैन्सी ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, और तुम बहुत शौक है ना लड़कियों को ताड़ने का, ठीक है, फाइट करने के बाद सीधे जंगल के लिए निकल जाना और पूरे 10 दिनों से पहले पहले वहां से वापस आए ना तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर खुद जानवरों के आगे डाल दूंगी, समझ में आया? इसलिए 10 दिनों तक आराम से जंगल में ताड़ना। यह सुनकर रोहन का चेहरा कोयले की तरह काला हो गया था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह जानता था अगर उसने कुछ कहा तो उसकी पनिशमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए उसने चुप रहना ही इस वक्त ज़्यादा बेहतर समझा था। लेकिन यह सुनकर तान्या अचानक से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वहीं उसे खुश होते हुए देखकर नैन्सी ने गुस्से के साथ कहा, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह काम पूरा हुआ या नहीं? जिस पर तान्या ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, यस बॉस, हो गया। टिया ने पहले भी सबको बोल दिया था, जिससे सभी लोग बस तैयार होकर बाहर खड़े हुए थे। सभी साथ ही मैंने सबके लिए आपने जो नई कार लाने के लिए कहा था ना, वो भी हो गया है। अभी वो कार आती होंगी। यह सुनकर नैन्सी ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। तभी टिया जल्दी से हड़बड़ाते हुए वहां पर पहुंची और फिर उसने जल्दी से नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, बॉस। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, जिस वजह से वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या बोलकर। उसे परेशान देखकर नैन्सी की आंखें छोटी हो गई थी और उसने सवालिया नजरों से पूछा, क्या हुआ टिया? जिस पर टिया ने जल्दी से नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, वो। इसके आगे वह कुछ बोलती कि तभी अचानक से एक तेज धमाका हुआ और यह धमाका इतना ज़्यादा जोरदार था कि सभी के कान अचानक से खड़े हो गए थे और सभी लोग एक कदम से कांप उठे थे। वहीं नैन्सी ने जल्दी से कुछ सोचकर बाहर की तरफ भागी, जिस पर सभी लोग भी जल्दी से बाहर की तरफ भागे। सभी लोग ही अचानक से इस धमाके की वजह से घबरा गए थे और सभी लोग जल्दी से बाहर की तरफ जल्दी जल्दी से दौड़ने लगे थे। जब वह लोग बाहर पहुंचे तो एक कार पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी थी। चारों तरफ आग की लपटें जल रही थी, साथ ही कुछ बॉडीगार्ड उस ब्लास्ट से घायल हो गए थे। बाहर का दृश्य किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी और धुएं का घना बादल आसमान में फैल चुका था। आसमान आसपास अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे और हर तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही थी। यह देखकर सभी लोग अचानक से हैरान हो गए थे। वहीं रोहन ने मुंह से हैरानी से निकला, अबे साली की माँ की आंख।
उसने अपने सर पर हाथ रख लिया था। वहीं नैन्सी ने जल्दी से सिचुएशन को भांपते हुए टिया की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से हमारे डॉक्टरों को टीम में बुलाओ और इन सभी को जल्दी से उठाओ और उनके पास लेकर जाओ। फिर उसने तान्या की तरफ देखते हुए कहा, तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाओ और सिक्योरिटी को ऑन हाई अलर्ट पर करो। जल्दी करो। और सारी कार कब तक आ जाएंगी? जल्दी से कॉल करो उन्हें। जिस पर तान्या और भी ज़्यादा सदमे में थी। वो अचानक से होश में और फिर जल्दी से टिया एक टुकड़ी बॉडीगार्ड को लेकर घायल बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ी और उन्हें जल्दी से उठाकर अंदर की तरफ ले जाया जाने लगा। वहीं नैन्सी की नज़र एक बॉडीगार्ड पर पड़ी जो सिर झुकाए खड़ा था। उसने कड़क आवाज़ में कहा, यहाँ क्या हुआ था? कार कैसे ब्लास्ट हुई? इसे किसने छुआ? मना किया था ना कार को छूने से लिए, फिर कैसे हुआ? यह किसने छुआ इन्हें? जिस पर बॉडीगार्ड ने डर से कांपते हुए कहा, हाँ बॉस, लेकिन पता नहीं, हमारा एक ड्राइवर कार को चलाने के लिए फिर से भी अंदर बैठ गया। हमने उसे रोकना चाहा कि तभी उसने कार स्टार्ट कर दी और अचानक से बॉडीगार्ड की बात खत्म होने से पहले ही अचानक से वहां पर दूसरा कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, जिससे सभी लोग अपने हाथों को कान पर रखकर नीचे झुक गए थे। अचानक से कई सारी कारें एक के बाद एक अचानक से ब्लास्ट होने लगी थी, जिसे देखकर वहां पर माहौल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। यह धमाका पहले से और भी ज़्यादा जोरदार था। नैन्सी ने जब अपने आप को संभालते हुए सामने देखा तो दूर खड़ी एक और कार बुरी तरीके से फटाके से फट चुकी थी। धमाके की गूंज से आसपास की जमीन तक कांप उठी थी। धमाके के कारण पास खड़े कुछ बॉडीगार्ड हवा में उछलकर कई फीट दूर जाकर गिरे थे, जिससे उनके शरीर में के टुकड़े हवा में इधर उधर बिखर गए थे। खून के छींटे जमीन और कारों पर फैल गई थी। साथ ही नैन्सी के चेहरे पर भी कुछ छींटे जा गिरे थे। नैन्सी का चेहरा अब गुस्से और खतरनाक संजीदगी से भर चुका था। उसने अपने आसपास के बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी टीम को देखा और गुस्से से चीखते हुए कहा, ये कैसी लापरवाही है? जब मैंने मना किया था, फिर ये कैसे? लेकिन तभी वह रुक गई और उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वह समझ गई कि जरूर उस इंसान को खबर लग गई होगी कि वह लोग यहाँ से भागने वाले हैं। इसीलिए उसने पहली कार में उस आदमी को बैठाकर यह ब्लास्ट कर दिया था। अब ऐसे ही देखते देखते सारी कारें भी एक के बाद एक ब्लास्ट होती चली जाएंगी। यह देखकर उसके कदम अचानक से लड़खड़ा गए थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और वह अकलाते हुए बोला, ये सब कैसे हो गया? उसकी बात को सुनते ही नैन्सी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, दिवाली मनाई जा रही है ना, उसी के फटाके चल रहे हैं, हद होती है ऐसे बच्चों वाले सवाल पूछते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी बात सुन पूरी भी नहीं हुई थी कि पास खड़ी गाड़ियों में एक करके तेज धमाके होने लगे थे। हर धमाके के साथ साथ जमीन जैसे कांप उठती थी। धुएं के साथ साथ गाड़ियों के भी टुकड़े हवा में बिखरने लगे थे। नैन्सी जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, अब और भी ज़्यादा भड़क हो रही थी। उसने अपने हाथों में एक बॉडीगार्ड को इशारा किया, तुरंत आसपास की पूरी जांच करो, किसने गाड़ियों को छेड़ा होगा। पहली बार कनिष्क को नैन्सी की बात पर गुस्सा नहीं आया था। वह तो किसी पुतले की तरह जैसे अपनी जगह पर ही जम गया था। वहाँ का नज़ारा आखिर इतना ज़्यादा खौफनाक जो था, वहाँ का नज़ारा देखकर कनिष्क के चेहरे पर पसीने बहने लगा था। वह अपनी आंखों के आगे उस मंजर को जैसे देख नहीं पा रहा था। हर तरफ खून ही खून, लाश ही लाशें बिछ चुकी थी और हर तरफ कारें जैसे ब्लास्ट पर ब्लास्ट हुए जा रही थी। यह सब कैसे हो रहा है? इतनी गाड़ियां एक साथ ब्लास्ट कैसे कर सकती हैं? उसने घबराते हुए अपने आप से कहा था। नैन्सी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेजी से कमरे की ओर बढ़ी जहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति को कैद करके रखा गया था। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खोला। अंदर बैठा व्यक्ति, उसका चेहरा चोटों और खून से सना हुआ था। नैन्सी को देखकर वह सिर गया था और उसके गुस्से से भरे लहजे को देखकर डर से पीछे हटने लगा था। नैन्सी ने गुस्से से आग उगलती आंखों के साथ उसे देखा और बिना कुछ कहे सीधा उसके सीने में जोर से लात मारी। वह आदमी दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तूने कहा था कि 12 बजे से पहले कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, नैन्सी चिल्लाई। तो फिर यह सब क्या हो रहा है? गाड़ियां क्यों ब्लास्ट हो रही हैं? उसकी कही बात को सुनकर आदमी पहले तो दर्द की वजह से, उसके लात देने की वजह से तड़प गया था। उसका पिछला दर्द भी अभी तक खत्म नहीं हुआ था कि एक बार फिर से उसका चेहरा जैसे दर्द से भर भर गया था और वह बहुत ही ज़्यादा तकलीफ फील कर रहा था। वहीं उसे चुप देखकर नैन्सी वापस से उसे मारने ही वाली थी कि तभी उस आदमी ने कहा, मैडम, मैंने जो कहा था वह सच था। 12 बजे से पहले कोई भी ब्लास्ट नहीं होगा। जरूर किसी ने गाड़ियों को छुआ होगा,
तभी ये हुआ होगा इसी चीज़ का नैन्सी को भी शक था। लेकिन उसकी बात को उसने गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे खींचा। मुझे सच सच बता, कौन कौन है इस साजिश में शामिल? क्या तू जानता है ये कौन कर रहा है? वो शिखावत तो मर गया, अब कौन है? जिस पर आदमी जिसका दर्द से बुरा हाल था वह धीमी से आवाज में बोला, मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता, लेकिन उसे कुछ याद करते हुए बोला, हाँ कोई था जिसे वह भी बॉस कहता था। वह उसके फ़ोन आने पर डर जाता था। मैं ये नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ज़रूर ये भी उसी बॉस ने ही किया है। यह सुनकर नैन्सी ने गुस्से में उसे छोड़ दिया और खुद में बड़बड़ाते हुए, बॉस तभी वह आदमी ने काँपते, मैडम एक बात और, अगर कारें ब्लास्ट हो रही हैं तो उनके साथ साथ सारे बम भी एक के बाद एक करके ब्लास्ट होते जाएंगे, क्योंकि वह सारे ही बस आस ही पास हैं, जिस वजह से उन्हें एक छोटी सी आग चाहिए। जैसे साफ है कि आधे घंटे में यहाँ सारे बम्स ब्लास्ट हो जाएंगे। यह सुनकर नैन्सी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, तो वह उस आदमी को वहीं पर छोड़ते हुए जल्दी से बाहर निकलने लगी, जिससे वह आदमी चिल्लाते हुए, मुझे मुझे तो छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी बचा लो। वह चिल्लाने लगा और मरने के डर से काँपने लगा, लेकिन नैन्सी के जैसे कान बंद हो गए थे। उसने उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं देखा था और ना ही कुछ कहा था। उसने गहरी साँस लेते हुए अपने गुस्से को काबू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आँखों में उबलता हुआ आक्रोश साफ दिख रहा था। वह उस बॉस के बारे में सोच रही थी कि कौन हो सकता है। तभी तान्या भागती हुई उसके पास आई। बॉस, सारी कारें आ गई हैं। जिस पर नैन्सी ने जल्दी से कहा, सभी को जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए बोलो। जिस पर तान्या ने हाँ में सर हिलाया और वह दोनों ही बाहर आई, तो अभी तक सारी कारें ब्लास्ट हो चुकी थी। कई सारे लोग घायल हो गए थे, लेकिन सभी को जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाने लगा था। सभी लोग एक दूसरे की मदद में लगे हुए थे, इसमें कनिष्क भी शामिल था। नैन्सी ने एक झलक उसे देखा और फिर वह भी सभी को बाहर निकालने लगी थी। 20 मिनट में सभी लोग वहां से बाहर आ गए। 100 से ज़्यादा गाड़ियों के अंदर थे। वहीं नैन्सी सबसे पीछे वाली कार में थी। ड्राइविंग सीट पर रोहन था, उसके बगल में अंशुमन बैठा हुआ था और बीच वाली रो में नैन्सी थी। उसके बगल में कनिष्क बैठा हुआ था। पीछे टिया और तान्या बैठी हुई थी। तभी अचानक से कनिष्क ने अगल बगल देखा तो कहीं भी उसे नताशा दिखाई नहीं देखी। तभी नताशा जल्दी से दौड़ती हुई आई, हुआ भी खून से सनी हुई थी। कनिष्क ने उसके हाथ को पकड़कर उसे जल्दी से अपनी तरफ खींचा और उसके कार में बैठते ही अचानक से कार स्टार्ट हो गई थी और वह पीछे आग की धधकती हुई ज्वाला को छोड़ते हुए कार आगे की तरफ बढ़ गई थी। नैन्सी रिव्यू मिरर से पीछे देखती जा रही थी। वहां पर वहीं कार चल पड़ी थी। कनिष्क ने नताशा को ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए कहा था कि वह सही तो है ना, जिस पर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं नैन्सी मुड़कर उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद से दूर होते जाते हुए देख रही थी, जो आग की लपटों में जल रहा था। हालांकि कई लोग घायल हो गए थे, कुछ लोग मारे भी गए थे, लेकिन फिर भी वह सभी को बचाने में कामयाब हो ही गई थी। वह काफ़ी देर तक पीछे देखती रही, जब तक वह आग की लपटें उसकी आंखों में ओझल ना हो गई थी। वह अपना सर सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद करके लेट गई थी। सभी चुप थे, सभी के कपड़े खून से रंगे हुए थे। कनिष्क नैन्सी को देख रहा था। उसे पता नहीं था कि क्यों लगा कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए उसने धीरे से कहा, सॉरी, मैंने शायद तुम्हें गलत समझ लिया। जिस पर नैन्सी ने आंखें बंद करी हुई जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं कम दिमाग वालों के बातों को दिल पर नहीं लेती, इसीलिए सॉरी बोलने से कोई ज़रूरत नहीं है। सुनते ही कनिष्क ने आंखें वापस से गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। आज आखिरकार उसने क्या सोचकर इस लड़की से माफ़ी मांगी थी, जिसके अंदर एटीट्यूड तो मानो जैसे कूट कूट कर ही भरा गया था। उसने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे सीधे मुंह बात कर सकती हो? जिस पर नैन्सी ने आंखें बंद की हुई कहा, और क्या तुम इसके लायक हो? यह सुनते ही कनिष्क का मुंह बंद हो गया था। वह कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन फिर भी वह कुछ कह ही ना सका। वहीं यह सुनकर कार का माहौल, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था, वह अचानक से नॉर्मल हो गया था। सभी लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कार की रात के अंधेरे में आगे की ओर उस घने जंगल में से होकर चली जा रही थी। नैन्सी की कार सभी कारों से काफ़ी ज़्यादा दूर चल रही थी, जहाँ सारी कार पास पास ही थी, लेकिन वह कार काफ़ी दूर थी कि तभी अचानक से रोहन, जो कार को देख पा रहा था, उसे दिखना बंद हो गया। चारों ओर धुआं धुआं दिखाई देने लगा। वह धुंध इतनी ज़्यादा हो गई थी कि रोहन कुछ भी देख ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से अचानक से उसे न चाहते हुए भी कार को रोकना ही पड़ा था। कार के रुकते ही सभी ने आगे की ओर देखा तो
सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वही नैन्सी ने अपनी आंखें खोलकर आगे देखा तो वह सब लोग देखते ही समझ गए कि कुछ होने वाला है। जल्दी से सभी ने अपनी अपनी गन को निकाल लिया और सभी लोग हाई अलर्ट पर हो गए थे। तो क्या सच में नैन्सी ने सबको बचा लिया? आखिर कौन है असली मास्टरमाइंड? वहीं दूसरी तरफ होटल रूम के अंदर जब से तान्या, जो कि नैन्सी बनकर आई थी और वह वहां से गई थी, तब से आदित्य ने गुस्से से सारी चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया था। चिराग ने अंदर जाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन आदित्य का गुस्सा इतना तेज था कि उसने वहां से जाने के लिए बोल दिया था। अगर वह नहीं चाहता तो शायद आज आदित्य उसका खून तक कर चुका होता, जिससे वह डर के मारे बाहर भाग गया था। चिराग की टेंशन वापस से शुरू हो गई थी। उसे लगा कि उसके बॉस वापस से पहले की तरह करेंगे और खाना पीना छोड़ देंगे और खुद की हालत को वापस से बदतर बना लेंगे, जिस वजह से अचानक से वह काफी ज्यादा परेशान हो गया था और तबीयत का भी ख्याल नहीं करेंगे। लेकिन 1 घंटे बाद आदित्य बिल्कुल पूरी तरीके से पहले की तरह ही शांत हो गया था। शांत होने के बाद उसने चिराग को बुलाया और रूम की सफाई करने के लिए कहा। जब तक होटल स्टाफ रूम को सफाई कर रहा था, तब तक आदित्य आराम से खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए न जाने क्या सोचते हुए अपने हाथों में सिगरेट को लिए हुए उसके कस लिए जा रहा था। चिराग ने अपने बॉस के मन की बातों को सही से जान तो नहीं पा रहा था, लेकिन वह इतना जानता था कि उसके बॉस काफी ज्यादा परेशान और उदास है। इसी वजह से वह इतनी ज्यादा सिगरेट को पी रहे हैं। उसने सोचा जब भी उसके बॉस में शराब और सिगरेट को हाथ लगाया तो वो जरूर सिर्फ और सिर्फ लेडी बॉस को ही याद करते हैं। तो क्या वो वापस से लेडी बॉस को ही मिस कर रहे हैं? तभी उसके होटल स्टाफ ने रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था और वह उसे ग्रीट करते हुए वहां से निकल गई थी। चिराग ने आदित्य के पास जाते हुए कहा, बॉस, रूम साफ हो गया है। उसकी बात सुनकर आदित्य ने कुछ भी नहीं कहा और वह बाहर शांति के साथ पूरे आंध्र प्रदेश को देखता रहा था। पूरा आंध्र प्रदेश रात की रोशनी में जगमग जगमग चला रहा था। और इसके बाद उसने बस कहा और जिस पर चिराग थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन आदित्य को देखकर लग नहीं रहा था कि वह उसे कुछ भी बोलने वाला है। इसलिए उसने थोड़ा धीरे से पूछा, बॉस, आप ठीक हैं? क्या कुछ और भी काम है? जिस पर आदित्य जैसे होश में आया, क्योंकि उसने वापस से सवाल पूछा, क्या तुम कुछ पूछ रहे हो? जिस पर चिराग ने वापस से पूछा, बॉस, कुछ और काम है? जिस पर आदित्य ने रूम को देखा और कहा, हाँ, वो पुनीत बंसल की फाइल तुम्हारे पास ही है ना, वो लेकर आओ। यह सुनकर चिराग थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसके बॉस ने भी पुनीत बंसल का नाम देखते ही मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। तो फिर वह वापस से उस फाइल को क्यों चेक करना चाहते थे? लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और ना ही कुछ पूछा। फिर जल्दी से उसकी बात को समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस बॉस, अभी थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। ये कहते हुए वह वहाँ से चला गया था। उसके वहाँ के जाने के बाद आदित्य कुछ सोचने लगा था और वह बाहर की तरफ ही देखने रहा था। किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था और वह क्या सोच रहा था। वह काफ़ी ज़्यादा वह पागल हो गए जब उसे पता चला था कि वह नैन्सी नहीं थी। वह उससे मिलना चाहता था, भले ही उसने उसे झूठ कहा हो, मरने का नाटक किया हो। भगवान ही जानता था कि वह कैसा पागल हो गया था जब उसे पता चला था कि नैन्सी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब वह उसका अंतिम संस्कार कर रहा था तो उसे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा था कि वो नैन्सी नहीं थी, जिससे उसने लास्ट मोमेंट पर ही जल्दी से उस लड़की की बॉडी को जांच के लिए भेजा और नैन्सी को कुछ सैंपल जो कि उसके घर में मौजूद थे मैच कराए गए। तो सच में वो नैन्सी नहीं थी। यह सुनते ही उसे कितना सुकून मिला था, ये वह उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। उसकी सांसें जो अटकी हुई थी वापस से चलने लगी थी। उसे पता चलते ही कि वह नैन्सी नहीं थी, उसे लगा कि शायद यह ऋषभ का काम होगा। उसी दिन उसने और उस अपने ऑर्गेनाइजर्स की मदद से ऋषभ को किडनैप करके मार मार कर अधमरा कर दिया था। ले उसने ऋषभ को कितनी बुरी तरीके से मारा था कि वह अभी तक भी हॉस्पिटल में सफ़र कर रहा था और होश में नहीं आया था। यह तो वह भी नहीं जानता कि वह अभी तक होश में आया फिर या फिर नहीं। लेकिन उसे उससे पता चला कि उसने भी नैन्सी को किडनैप नहीं किया था। यह सिर्फ उसके लोग ही जानते थे, लेकिन उसे नैन्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये भी था कि इसमें उसका कोई भी हाथ भी नहीं था। और आदित्य उस वक्त कोई वॉर नहीं चाहता था और बस नैन्सी को ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। वही नैन्सी को किसी के भी हाल में दूसरी बार खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने सारे आदमी लगा दिए थे। 4 महीने बाद उसे पता चला कि नैन्सी ने लास्ट दिन में बस उसी दिन इंसान से मिली थी जिस दिन वह उस इंसान को ढूंढने के लिए बर गई थी।
वो क्लब गई थी, उसकी मुलाकात उससे पहली बार हुई थी। जैसे उसने जल्दी से ग्रोवर को उठवा लिया, उसने नैन्सी के बारे में ज़्यादा टॉर्चर पर सब कुछ उगल दिया था और आदित्य ने जल्दी से अपने आदमियों को नैन्सी की ढूंढने के लिए आंध्र प्रदेश में भेज दिया था। लेकिन यहाँ पर नैन्सी के बारे में पता लगाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि नैन्सी अचानक से ही पता नहीं यहाँ से भी कहीं और ही गायब हो गई थी और उसे ढूंढने के लिए कोई भी शाइन नहीं दिख रहे थे। और धीरे धीरे से आदित्य काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा और ज़्यादा गुस्से वाला रहने लगा था। उसकी नाराज़गी नैन्सी के लिए बढ़ती चली गई। वह उससे नफ़रत करने लगा, लेकिन फिर अचानक से उसने उसे अपनी आधी बेहोशी में उसकी वही जानी-पहचानी छुअन को महसूस किया। वह क्लियर था, वह नैन्सी ही थी, लेकिन वह कोई नहीं थी। यह सोचते हुए वह उदास होने लगा, तो वह उससे बहुत नाराज़ था, बहुत गुस्से में था कि वह उसे चुप कर यहाँ पर आ गई, जिससे वह गुस्से में उससे ना जाने कितनी नफ़रत करने लगा था, ना जाने कितना बुरा फ़ील करने लगा था। हाँ, बुरा बोलता था, कितना ज़्यादा गुस्सा करता था, लेकिन उसके एक छुअन ने उसका सारा गुस्सा गायब हो गया था। उसे फ़ील हुआ, वह उससे नाराज़ नहीं हो सकता था। वह उसे बहुत प्यार करता था, वह बस उसे अपने पास चाहता था, वह उसे दूर नहीं करना चाहता था। वह उसके लिए तड़प रहा था, वह उसकी हालत भी उसी की वजह से थी, क्योंकि वह उसे मिस कर रहा था। और जब उसे पता चला कि वही नैन्सी है, तो वह कितना खुश हो गया था, यह तो कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा हुआ था, तो वह जैसे बुरी तरीके से टूट गया था, उसका दिल बुरी तरीके से दर्द करने लगा था। वह इस फीलिंग को सहन नहीं कर पा रहा था, उसके हाथ पैर जैसे कांप रहे थे, जैसे उसने चीज़ें तोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर उसे याद आया, नैन्सी ने नोट में कहा था हम जल्दी मिलेंगे। यह याद आते ही वह जल्दी से शांत हो गया था। उसने फैसला किया कि वह जल्दी से हार नहीं मान सकता, वह उसे ढूंढ कर ही रहेगा। वह अपनी सोच में खोया हुआ ही था कि तभी अचानक से चिराग रूम के अंदर एंटर हुआ और अपने बॉस की तरफ देखते हुए कहा, ये लीजिए बॉस। लेकिन वह अभी भी उसे ही खड़ा हुआ देख रहा था, जिस पर चिराग ने सर उठाकर उसे देखा। तभी उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट पर गई। उसे देखते उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वह सिगरेट उसकी अंगुलियों में रखी हुई उसकी अंगुली को जला रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों आदित्य को दर्द का बिल्कुल भी एहसास तक नहीं हुआ था कि उसके बॉस की उंगली जल रही है। वह जल्दी से आगे बढ़ा और जल्दी से उसके हाथ से उस सिगरेट को फेंक दिया और जल्दी से बोला, बॉस क्या कर रहे हैं आप? आपका हाथ जल रहा है, आपका ध्यान कहाँ है? जैसे ही उसने चिराग की आवाज़ सुनी, वह अचानक से होश में आया और उसने अपने हाथ की तरफ देखा, तो उसकी उंगली बीच छाले पड़ गए थे। लेकिन आदित्य को जैसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। वहीं चिराग ने जल्दी से फाइल को देखा रखा और जल्दी से फर्स्ट एड किट को लेकर आया और उसके अंदर एक जलन को कम करने वाली ट्यूब को उसकी उंगली के बीच में लगा दिया था, जिससे वह ज़्यादा जलन न करे। जब उसने सही से ट्यूब लगा दी, तो उसने वापस से फर्स्ट एड किट को अपनी जगह पर रख दिया। वहीं आदित्य जाकर सोफे पर बैठ गया और उसे अपनी सोच के बारे में बताए बगैर उससे मीटिंग के बारे में बड़े ही आराम से डिस्कस करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। काफ़ी देर तक कुछ बातें करने के बताने के बाद और वहाँ से जाने के बाद वह बोल दिया था। चिराग हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके बॉस को हुआ क्या है। उसके बॉस तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन वह बिना कुछ बोले अपने काम को सुनकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आदित्य वापस से दूसरी सिगरेट निकाल कर वापस से पीने लगा था। आदित्य की निगाहें थोड़ी सी उदासी से भर गई थी, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आखिरकार क्यों उसे अभी तक नैन्सी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। यह सोचते हुए वह सिगरेट के लंबे लम कस लेने लगा था। हालांकि उसे सिगरेट पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वह जब भी ज़्यादा उदास होता था या फिर गुस्से में होता था, तो वह सिगरेट पीकर ये अपनी उदासी और गुस्से को कम करता था। वह उसे शांत करने में मदद करती थी। वह थोड़ी देर सिगरेट पीता रहा और कुछ सोचकर वह सूटकेस की तरफ गया और उसने जल्दी से उसे खोलकर एक फ़ोटो फ्रेम निकाली। वह नैन्सी की थी। वह उसकी फ़ोटो फ्रेम को देख कुछ देर तक घूरता रहा और न जाने कितनी देर तक उसकी सिगरेट को स्मोक करते हुए एस्ट्रे में रखती थी। फिर हल्के से उस पर हाथ फेरा और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। काफ़ी देर तक सिगरेट पीने के बाद उसने उस फोटो को फ्रेम को टेबल पर रख दिया और फिर पुनीत बंसल की फाइल को पढ़ते हुए वह अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगा। वह पूरे दिन अपने लैपटॉप के सामने बैठे हुए ही बस काम कर रहा था। बीच बीच में चिराग उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे जाया करता था, कभी फ्रूट्स, कभी कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक, जिससे उसे एनर्जी मिले। आदित्य ने भी खाना पहले की तरह ही नज़रअंदाज नहीं किया और उसे धीरे धीरे काम करते हुए वापस से खाने लगा था। यह देखकर चिराग को हल्की सी राहत मिली थी, लेकिन वह यह भी देख पा रहा था कि उसके बॉस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उदास और दर्द में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह अपने बॉस को अच्छी तरीके
जानता था कि भले ही वह कितने ही दर्द उदासी में क्यों ना हो, वह कभी भी अपना दर्द उदासी उसे नहीं दिखाएंगे, ना ही किसी और को। जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा और वह वहां से चला गया। वहीं आदित्य रात भर काम करता रहा और फिर उसने अपनी माँ से किया हुआ वादे के अनुसार जैसे ही घड़ी में 11 बज गए, वह अब आराम से बेड पर अपनी आदत अनुसार पीठ के बल लेट गया और फिर उसने एक नज़र फोटो फ्रेम को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यह कहाँ नहीं जा सकता था कि वह सच में सो रहा था या फिर अपनी वादे को निभाने के लिए कोशिश कर रहा था। वह टाइम से सो जाएगा। रात के तीसरे पहर का गहरा सन्नाटा था। वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ थी, जिससे वहाँ कोई भी रोशनी नहीं थी। सिर्फ आदित्य के बेड के पास जल रही थी उस छोटी सी साइड लैंप से आती हुई रोशनी के अलावा, जो कि किसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे में घड़ी की छोटी छोटी सी टिक टिक के अलावा और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आदित्य की सांसें गहरी और स्थिर थी। उसे वह गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक से उस रूम में हलचल हुई और बालकनी का दरवाजा हल्के से खुला। 4 लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए। उसके कदम बेहद धीमे और सावधान थे, जैसे शिकार पर हमला करने के लिए पहले से शिकारी तैयार होता है। उनके चेहरों पर काले कपड़े बंधे हुए थे और हाथों में खून बहाने वाले हथियार, चाकू, लोहे की रॉड और रस्सियां थी। उनमें से एक ने धीरे से फुसफुसाया, काम जल्दी खत्म करो, ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। वहीं आदित्य शांति से सो रहा था। उसे नहीं पता था कि लेटे लेटे कितना समय हो गया था। वह अपनी आंखों को बंद किए हुए लेटा हुआ था कि उसे अचानक से अपने कमरे में कुछ हलचल सी होती हुई महसूस हुई। इस वजह से अचानक से उसने अपने कान अलर्ट हो गए और वह शांति से सुनने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार यह किस चीज़ की आवाज़ थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई बालकनी से उसके रूम के अंदर एंटर हुआ है और अचानक से कोई उसके कमरे में कुछ फुसफुसा रहा है और फिर धीरे धीरे से कोई उसके कमरे के अंदर अपने अपने कदम को बढ़ा रहा है। उसे इस चीज़ का एहसास होते ही अचानक से उसके हाथ की मुट्ठी थोड़ी सी कस गई थी। उसका दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो गई थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद रात की तरह ही शायद फिर से नैन्सी उसके पास आई हो, जिस वजह से वह अपनी सांसें रोककर उस हलचल को अपने कान लगाकर बिल्कुल शांति से सुनने की कोशिश करने लगा था। उसकी छोटी छोटी हरकतों को भी नोटिस करने लगा था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक ही इंसान की कदमों की आवाज़ नहीं थी, बल्कि वहाँ पर कुछ और कदमों की भी आवाज़ थी। यह देखकर और सुनकर उसके कान अचानक से खड़े हो गए। उसके माथे पर परेशानी की लकीरें तैर गई थी, लेकिन वह ऊपर से बिल्कुल शांत था, जैसे कि वह काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा हो और उसे वहाँ का कोई भी अंदाज़ा ना हो। तभी उसे लगा कि जो उसके रूम में आए हैं वह धीरे धीरे उसके बेड के आसपास ही खड़े हुए हैं। उसे थोड़ी हलचल सी होती महसूस हुई, जैसे ही वह लोग किसी चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से शायद उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा होगा और फिर उन्होंने एक साथ पर हमला किया। तभी आदित्य के बेड के पास जो लाइट जल रही थी, उसने जल्दी से उसकी रस्सी को हल्के से खींच दिया। अचानक से लाइट बंद हो गई और पूरे कमरे में अचानक से अंधेरा छा गया था। जो भी उसके कमरे में आए हुए थे वह हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से आदित्य के ऊपर हमला किया। तभी अचानक से लाइट ऑन हुई। उन्होंने बेड की तरफ देखा तो वहां पर आदित्य कहीं भी नहीं था। यह देखकर वह चारों लोग अचानक से कंफ्यूज हो गए और उन्होंने जल्दी से कमरे से इधर उधर देखा तो अचानक से उन्हें सामने आदित्य दिखाई दिया, उसके जिसके एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ में एक धारदार चाकू था। उसे सामने देखकर चारों आदमी, जो कि पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़ों में थे, वह अचानक से गुस्से से साथ आदित्य की तरफ बढ़े कि तभी आदित्य अपने अपनी गन के 4 शॉट फायर किए और कमरे के अंदर आए हुए वह लोग जमीन पर जा गिरे और ढेर हो गए। उनके माथे से खून टपक रहा था। वह खून पूरे कमरे में फैल गया और नीचे जा गिरे। यह देखकर आदित्य की आंखों में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन तभी आदित्य को एहसास हुआ कि कोई वापस से उसके रूम के अंदर दाखिल हो रहा है और यह देखकर उसने जल्दी से बालकनी की तरफ देखा तो वहां से 4 लोग और उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। यह देखकर उसके वापस से अपनी एक गन को उस आदमी के ऊपर फायर किया, जिससे एक आदमी तो नीचे जा गिरा। लेकिन अब जब उसने वापस से फायर किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके गन की बुलेट खत्म हो चुकी थी। यह देखकर उसने गन को सामने से गुस्से से आ रहे आदमी के चेहरे पर दे मारी और फिर उसी का फायदा उठाते उसने जल्दी से एक आगे बढ़कर उसके हाथ से चाकू ले लिया और उसके सीने में घोंप दिया। अचानक से खून के छींटे जाकर आदित्य के चेहरे पर पड़े और उस आदमी का खून फर्श पर गिरने लगा और वह भी जमीन पर जा गिरा। जैसे अचानक से उसके साथ आए हुए वह दोनों लोग भी जल्दी से आदित्य की तरफ बढ़े। पहले व्यक्ति ने चाकू से वार करने के लिए
आदित्य के करीब अपने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने चाकू उठाया, वैसे ही आदित्य बिजली की तेजी की गति के साथ उसकी आंखों में क्रोध उठा और आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध, निर्दयता की ऐसी आग थी कि उस व्यक्ति के पैर वहीं पर जम गए थे। बिना समय गंवाए आदित्य ने पहले व्यक्ति का हाथ इतनी ताकत से मोड़ा कि उसकी हड्डी चटकने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। व्यक्ति दर्द से चीख भी नहीं पाया था, क्योंकि आदित्य ने उसका चाकू छीनकर उसके ही गर्दन में इस तरह घोंप दिया था कि खून की धार फव्वारे की तरह फूट पड़ी। दूसरे हमलावर ने लोहे की रॉड से वार करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हमलावर का हाथ शून्य पकड़ गया था। आदित्य ने रॉड को खींचते हुए उसे जमीन पर पटका और उसी रॉड के उसके सर पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी। खून और मांस के टुकड़े फर्श पर फैल गए। तभी वहां पर दो और लोग आए और वहां का ऐसा भयानक माहौल देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह अब डर के मारे कांपने लगे थे, लेकिन उनमें से एक ने फिर भी जल्दी से आगे बढ़कर आदित्य को मारने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा दिया। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो किसी की भी रूह को कांप सकती थी। मेरी नींद खराब करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब उन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर ही दी थी तो इसकी सजा तो मिलनी चाहिए थी ना। अब तुम्हें पता चले कि मौत कितनी दर्दनाक हो सकती है। कहते हुए आदित्य ने उस आदमी के फर्श पर पटक दिया और चाकू उसके सीने में न जाने कितनी बार उसने चाकू होगा होगा, क्योंकि उसके पूरे कपड़े खून से सन गए थे। उसका हाथ खून से लहूलुहान था। चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा था, लेकिन आदित्य के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने उसका गला घोंटते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। तभी आदित्य को अपने चेहरे पर एक जोरदार किक पड़ी, जिससे उसका चेहरा दूसरी साइड गिर गया, लेकिन वह गुस्से में भर गया था। उसने सामने देखा तो एक और आदमी था जो उस गुस्से में देख रहा था जिस पर आदित्य गुस्से से खड़ा हुआ। वहीं उस आदमी ने वापस से आदित्य पर किक मारनी चाहिए। वह बिना रुके आदित्य पर मुक्कों की बारिश करने लगा था। वह आदित्य को कोई भी बचने का मौका नहीं देना चाहता था, जिससे थोड़ी सी भी उससे बचने की चांसेस हो। आदित्य बार बार उसकी हर किक को ब्लॉक करते हुए पीछे टेबल की तरफ जा रहा था, जिस वजह से अचानक से उसे उस टेबल पर जो फोटो फ्रेम उसने नैन्सी को रखा था ना, अचानक से नीचे गिरने लगा, जिससे आदित्य अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो गया। तभी उस आदमी ने उछलते हुए आदित्य के पेट पर एक जोरदार लात दे मारी और वह किक कितनी जोरदार थी कि आदित्य के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसने जल्दी से उस फोटो फ्रेम को गिरने से बचा लिया और फिर उसने उस आदमी को देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। वहीं वह आदमी ने उसे किक मारने वाला था कि आदित्य ने उसकी टांग को पकड़ लिया और फोटो फ्रेम साइड में रखते हुए नीचे पड़ा हुआ चाकू उठाया और उसके पैर में बेरहमी से घोंप दिया, जिससे कि वह आदमी दर्द से चीख पड़ा, लेकिन आदित्य वहीं नहीं रुका। उसने कई बार उसके पैर में वही चाकू गड़ा दिया और जिससे उसके पैर से और दूसरे पैर से उसके दूसरे पैर पर दे मारा, जिससे वह आदमी जमीन पर जा गिरा और दर्द से तड़पने लगा। वह इतना डर गया था कि उसके पैर भी लड़खड़ा गए थे। वहीं आदित्य को जैसे हम उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, उसने जल्दी से कहा, मुझे माफ़ कर दो। आदित्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें माफ़ी चाहिए? माफ़ी तभी मिलती है जब इंसान का दिल जिंदा हो। मेरा दिल अब पत्थर बन चुका है। उसके चाह और यह कहते हुए उसने जल्दी से चाकू को उसकी गर्दन पर रख दिया और उसकी गर्दन एक झटके के साथ काट दी। खून का फवारा फूट पड़ा। उस आदमी की आखिरी चीख कमरे में गूंजकर सन्नाटे में बदल गई। कमरे में अब खून और लाशों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। आदित्य का चेहरा खून से सना हुआ था। उसके हाथों में ताजे खून की गंध और तैर रही थी। उसके खून से लथपथ चाकू उठाया और खिड़की से बाहर झांका और ठंडी लेकिन निर्दयी आवाज में कहा, जो मेरे करीब आने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से कमरे में उस फोटो फ्रेम को देखा, तो उसने जल्दी से उस चाकू एक साइड किया और जल्दी से उसने उस फोटो फ्रेम को उठाना चाहा तो उसे जल्दी से उठाना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और फोटो पहले से ही खून से रंग गया था और वह उसे और भी ज़्यादा खून से नहीं रखना चाहता, जिससे वह पहले से जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागा और 20 मिनट के शावर के बाद वह रूम से आया और जल्दी से जाकर
उसने उस फोटो फ्रेम को उठाया और उसे पूरे रूम को देखा जो खून से रंगा हुआ था। वह बेड पर एक जगह बैठ गया जो बिल्कुल साफ था। उसने टिश्यू पेपर लिया और फोटो फ्रेम पर लगे हुए खून को जल्दी जल्दी से साफ करने लगा। उसके फोटो पर खून को देखकर वह थोड़ा सा बेचैन हो गया। वह जल्दी जल्दी से उस खून को जल्दी से नैन्सी के फोटो से हटा देना चाहता था। तभी जल्दबाजी में दरवाजा खुला और चिराग जल्दी से हड़बड़ाते हुए अंदर आया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें मानो बड़ी बड़ी हो गई थी और वह जल्दी से आदित्य को देखा तो काफी परेशान होकर सावधानी से नैन्सी की फोटो फ्रेम को साफ कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो वह वहां पर कुछ हुआ ही नहीं हो। यह देखकर चिराग बेचारा उसके तो जैसे गले में ही सारे शब्द अटक गए थे। लेकिन कमरे का मंजर ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर डर से कांप उठता। वहीं दूसरी तरफ जंगलों के बीचों बीच मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। नैन्सी की वह कार पूरी तरीके से गोलियों से छल्ली थी। वहां पर जमीन पर चारों तरफ न जाने कितनी ही लाशें थीं और हर तरफ ही बस खून ही खून था। तभी नताशा जो कि खून से लथपथ थी, उसकी आंखें खुली तो वह दर्द से तड़प गई। लेकिन उसने फिर भी मुश्किल से खुद को खड़ा किया और उसने चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह चांद की रोशनी में अपने सामने नैन्सी की लाश को साफ देख पा रही थी, वह भी खून से रंगी हुई थी। यह देखकर वह दर्द से अपना दर्द भूल गई और उसने जल्दी से अपनी नजर दौड़ाई तो उसका दिल जैसे मुंह में आ गया, क्योंकि उसके सामने कनिष्क भी, टिया, नताशा, अंशुमन, रोहन सबकी लाशें पड़ी हुई थी। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। अचानक से उसका चेहरा दर्द और आंसुओं से भर गया और वह अचानक से कनिष्क के पास गई और एकदम से घुटनों के बल बैठ गई और उसे नैन्सी को उठाने बॉस बॉस तो उसने देखा कि नैन्सी सांस नहीं ले रही थी। यह देखकर उसके पैर लड़खड़ा गए और फिर उसने जल्दी से कनिष्क को चेक किया। उसके दिल की धड़कनें जैसे यह देखकर रुक गई, क्योंकि वह भी सांस नहीं ले रहा था। जिस पर नताशा चीख पड़ी, भाई भाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से सभी को चेक किया तो सभी की सांसें रुक गई थी। अब वह सिर्फ वहां पर अकेली जिंदा रह गई थी, जिंदाबाद रह गई और बाकी सारी लाशें ही लाशें थी। यह देखकर उसने अपना सर पकड़ लिया और कनिष्क के पास बैठकर चीख कर रोने लगी। तो आपको स्टोरी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक कमेंट करना जरूर और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।